सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। बड़ी ईद के करीब आने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मसाइल भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज़ी से आ रही है। इसमें ताहाल कोई कमी नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मुल्क में कोरोना के केसेस की तादाद 2 लाख से भी बढ़ चुकी है। 4,500 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के समरात किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के फैलाव में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आती दिखाई दे रही। इस कोरोना ज़दा सूरत हाल में फिर एक बड़ा मसला आता दिखाई दे रहा है। अब वो मसला क्या है? ईद कुर्बान पे कोरोना के फैलाव को मज़ीद तेज़ होने से आखिर कैसे रोका जाए? इस मसले की सबसे बड़ी वजह तो हमारी हुकूमत और अपोजिशन है, क्योंकि आखिर वक्त तक ना हुकूमत कोई ठोस हिकमत अमली वाज़े कर पाती है और ना ही अपोजिशन कोई खातिर ख्वाह हल पेश करती है। ईद पर भी यही सूरत हाल देखी गई, जिसकी वजह से कोरोना के फैलाव में काफ़ी शिद्दत भी आई है। अच्छा, SOPs बन तो गए लेकिन अमल होता दिखाई नहीं दिया क्योंकि नज़रअंदाज कर दिए गए। हुकूमत कुछ कह रही थी, अपोजिशन कुछ कह रही थी और अवाम कुछ और ही कह रही थी। रमज़ान और ईद पर के बाद जब मैं बात करूँ, जिस तरह कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में मिला, इस सूरत हाल को अगर सामने रखें तो लग ऐसा रहा है कि ईद उल अज़हा पर भी मामला कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। अवाम जो पहले ही कोरोना को इतना संजीदा नहीं ले रहे, हुकूमत और अपोजिशन की मुसलसल मुहाजराई के बाइस ये मामला मज़ीद हम कह सकते हैं कि दबता जा रहा है। इसका हल आखिर क्या होगा? मवेशी मंडियाँ लगने से कोरोना कितना फैलने का ख़तरा है? और अगर मवेशी मंडियाँ ना लगाई गई तो फिर लोग गली मोहल्लों में जानवर बेचना शुरू कर देंगे, फिर उसका नतीजा क्या निकल सकता है ये भी सोचना होगा। इस ईद पर मसाजिद में एहतियात को कितना मलहूज़े खातिर रखा जाएगा? क्या SOPs पर इस पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा या फिर इस बार भी फिर हम देखें कि हुकूमत और अपोजिशन अवाम को कन्फ्यूज़ करेंगे, कन्फ्यूजन फैलाएंगे और अवाम अपना नुकसान अपने हाथों से करेंगे जैसे कि करते चले आ रहे हैं? इसी पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है मौलवी को। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैसर सजाद साहब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमने देखा कि ईद उल फितर जब आई थी तो उसके बाद जिस तरह कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने को मिला, क्या ईद उल अज़हा भी हम देख सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है? इसके बाद भी अगर इस सूरत हाल से बचना है तो उलमाए किराम क्या किरदार अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, हमारी चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, मैं शुरू में ये एक बात कहना चाहता हूँ कि इन हुकूमतों की एक खुशकिस्मती है। और वो खुशकिस्मती क्या है? जो काम रियासत के करने के होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर, उलमा, ताजिर, अवामुन्नास कर रहे होते हैं। लॉकडाउन हुआ, रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने रहने वाले बाशिंदों और अपने तमाम के तमाम अहालियान पाकिस्तान, अहालियान स्टेट और रियासत को खाना पहुँचाएँ, उनको माश और रोज़गार का वहम और सही और मुनासिब इंतज़ाम करें। इस सिलसिले में भी हमने देखा कराची के ताजिर सामने आए, मसाजिद सामने आईं, NGO सामने आईं, रिफाही इदारे सामने आए, आइम्मा मसाजिद सामने आए, दीनी मदारस और उलमा सामने आए। काम हुकूमत और रियासत का था, अवामी सेक्टर ने ये काम किया। अब आ जाते हैं SOPs पर। आप मुझे बताइए, SOPs की सूरत हाल ये है कि चाहे रमज़ान, तरावी, जुम्मा, ईदैन, एतकाफ़, ईद उल फितर, इन तमाम की SOPs रियासत ने नहीं, उलमा ने बनाई थी। उलमा ने सदर ममलकत को पेश की। उलमा ने SOPs वज़ीर आज़म पाकिस्तान और गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध के साथ बार बार बैठ कर के पेश की। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे वो राशन का मामला हो, लॉकडाउन का मामला हो और नमाज़ों का मामला हो, रमज़ान और एतकाफ़, रोज़े और क़ुरबानी और ईद का मामला हो, और चाहे तालीमी इदारों का मामला हो, आज पाकिस्तान के अंदर कराची के उलमा ने बाकायदा हुकूमत सिंध को इज्तमाई क़ुरबानी के लिए और क़ुरबानी के फरीज़े को अदा करने के लिए भी उलमा ने अपनी जानिब से SOPs तैयार करके दी हैं। काम सूबाई हुकूमत का था, वफाकी हुकूमत का था, लेकिन करके दे रहे हैं उलमा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अप्रिशिएट करने के काबिल हैं। हमारे वो फ्रंटमैन सोल्जर
जो डॉक्टर की शक्ल के अंदर कौम के मसीहा हैं उनको सल्यूट होना चाहिए। साथ ही साथ वो उलमा जो आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसें जा करके और मीटिंग्स कर करके हुकूमत को SOP पेश कर रहे हैं। मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इज्तमाई कुर्बानी और कुर्बानी के फरीज़े को अदा करने के लिए आज उलमा ने जो SOP तैयार करके दिए हैं बड़ी उम्दा हैं, शानदार हैं, जिसके अंदर वाज़े तौर पर कहा गया आबादी से बाहर मंडियाँ लगाई जाएँ, जानवरों की मंडियों में जरासीम का स्प्रे होना चाहिए, गाय बैल भैंस की उम्र 2 साल, बकरा दुम्बा 1 साल, ऊँट 5 साल का होना चाहिए और फिर आलाइशों को फौरी तौर पर ठिकाने लगाया जाए। 8 ज़िलहज्जा से लेकर 15 ज़िलहज्जा तक इन तमाम इलाकों के अंदर जरासीम का स्प्रे होना चाहिए। जानवरों की खरीदो फरोख्त के अंदर ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए। जानवरों को गलियों में ना घुमाया जाए, बच्चों को मंडियों में ना लेकर के जाएं। ये SOPs हैं, अहम तरीन SOPs हैं और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल और प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम मुसलमानों को उलमा की दी गई इस मुश्तरका SOP पे अमल भी करना चाहिए और इसी हिदायत के मुताबिक कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपने मुफ्ती साहब को सुना, मवेशी मंडी लगाए जाने पर डॉक्टर्स की क्या राय? देखिए, बहुत शुक्रिया फिजा, आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया है। बात सारी ये है कि हमारा एक ही पॉइंट है कि इस बीमारी के फैलाव को रोकना है और इस फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि जो हुजूम है वो ना किया जाए, मजमा ना जमा किया जाए, लोग ना जमा हो और अगर मजबूरी है जमा होना है तो फिर वो पूरी SOPs यानी कि मास्क लगा के रखें, आप अपने आपस के दरमियान फासला रखें। तो ये हमारा एक मौक़िफ़ है और हम ये समझते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिससे कि बीमारी के फैलाव को रोका जाए। पाकिस्तान में चूँकि हम बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते थे, हम नहीं कर पाए और हमारे पास मिसाल मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए। उसकी वजह रमज़ान में आपने देखा कि ईद से 2 हफ्ते पहले जिस तरह की शॉपिंग हुई, फिर रमज़ान में फिर उसके बाद ईद में जिस तरह से गले मिले लोग और फिर हाथ भी मिलाया और वो सारी तकरीबात हुई, लोग अपने घरों में तकरीबात भी करते रहे और कहीं कहीं बड़े इज्तिमात भी किए गए। तो इससे जो है उसके असरात हमें सामने नजर आए और जून में आपने देखा कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ केसेस में और रिकॉर्ड इजाफा हुआ अमवात में। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छे कौम की तरह हमें वो बिहेव करना चाहिए और हमें पिछली जो गलतियां हैं या पिछली जो हमने तजुर्बा किया उससे सीखना चाहिए और हमें ऐसे काम करना चाहिए कि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। और जो लोग इसमें बीमार हुए हैं ना, वो आपको बता सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ हुई है 14-15 दिन जब वो बीमार रहते हैं। जिनको माइल्ड से मॉडरेट से लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता, हल्का फुल्का 1-2 दिन बुखार हुआ वो ठीक हो जाते हैं। और उनसे पूछे जिनके प्यारे दुलारे हॉस्पिटलाइज हुए, उनको सरकारी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, प्राइवेट में हुए और फिर आईसीयू। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उस तकलीफ के अलावा भी आप देखें कि जब आप अकेले अपने आप को आइसोलेट कर लिए 14-15 दिन के लिए, तो आप सोचिए कि आपका नफ्सियाती लेवल कहाँ तक पहुँच जाएगा कि आप अकेले हैं, आपको तो अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, एंजाइटी डिप्रेशन हो जाएगा कि आप सबसे कट के रह गए। नहीं, उसके ज्यादा जो है ना, जो सबसे ज्यादा परेशानी क्या है, एक आदमी तो आइसोलेट हो रहा है या मैं बात कर रहा हूँ आईसीयू की, जहाँ पे वेंटिलेटर में उसको बाकी घर वाले भी बिल्कुल वो तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां तो बिल्कुल आप जिंदगी और मौत के दरमियान में आ गए में आ जाते हैं। और उसके पास जो आपके बाहर जो लोग आपका इंतजाम कर रहे होते हैं, अगर आप प्राइवेट में हैं तो 1.5 लाख 1 लाख वो जो पैसों की प्रॉब्लम्स है, फिर उसके बाद पैसे भी लग रहे हैं बिल्कुल और परेशानी अलग, और उसके बाद परेशानी होती है। और फिर अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी देर बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कि जी सॉरी आपका फला जो है वो इंतकाल कर गया, तो ना आप उससे मिलते हैं, ना आप उसको कुछ उसके लिए कुछ कलमात कहते हैं, उससे बात करते हैं उसके आखिरी लम्हात में, और बस आपको ये पता चलता है कि इंतकाल हो गया। और उसके बाद यानी इसको इजी लेना, जो अभी भी इसको इजी ले रहे हैं, समझ नहीं रहे कोरोना वायरस कितना खतरनाक वायरस है।
उनके लिए बहुत है ये आपकी बातें, अगर वो समझ जाएं। मुफ्ती साहब की तरफ जाना चाहूंगी, डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मुफ्ती साहब, ये जब आपने बताया कि जी मवेशी मंडियाँ जब लगाई जाएं, ये फैसला तो इस तरह किया जाए, स्प्रे के हवाले से आपने बात की या तरह तरह के आपने SOPs गिनवाए, मुझे सिर्फ ये बताइएगा अगर गारंटी क्या है मुफ्ती साहब के तमाम जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद होगा, तब भी SOPs जितने भी पेश किए जाते रहे अमल दरामद तो देखने को ना मिला। ईद उल फितर आपको याद होगी, लोग शॉपिंग करने गए थे, वापसी पे देख के बंदा 2-2 लोग 3-3 लोगों के लिए एडवांस में हम देख रहे थे कि कोरोना लेकर घर आ गया, एक को लग गया, दूसरे को लग गया, तीसरे को लग गया। सबकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि एक ने बचा लिया अपने आप को, दूसरा ना बचा पाया, तीसरा नहीं बचा पाया। अभी जो मवेशी मंडियाँ हैं ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, और SOPs आप गारंटी लेते हैं कि कोई अमल करेगा? देखिए, ये तो हमारा एक इज्तमाही तौर पर अलमिया है, सोसाइटी का कल्चर है कि हम लोग नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब मसला बुनियादी तौर पर ये है, मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि इसमें जो पहला करने का काम है, जो सबसे पहला, जिसकी तरफ आपने अपने इंट्रो के अंदर भी इशारा किया और सही इशारा किया, सबसे पहला काम तो ये कि जो रियासत के काम होते हैं, जो हुकूमत के काम होते हैं, कम से कम वो काम तो हुकूमत सही तौर पर बर वक़्त अंजाम दे। मसलन SOPs पर अमल दरामद होना ना होना, ये है नंबर 2 का मामला। कम से कम सिंध हुकूमत की तरफ से या जहाँ जहाँ मवेशी मंडियाँ लग रही हैं उन मकामी, सूबाई और वफाकी हुकूमतों की तरफ से SOPs आनी तो चाहिए थी ना। आज उलमा के सेक्टर की तरफ से आ रही हैं SOPs, ये काम हुकूमत का करने का था। अच्छा, आगे चलिए, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो तजादात हैं, मैं पहले दिन से डे 1 से कहता आ रहा हूँ, जहाँ हमने कैंपेन की शक्ल में आपके साथ दीगर चैनल्स पर ये प्रोग्राम किए, एहतियाती तदाबीर, SOPs, जहाँ हम इसके ऊपर जोर देते हुए आ रहे हैं, वहाँ हम बार बार ये भी कहते हुए आ रहे हैं खुदारा हुकूमतों का आपस का तजाद भी ख़त्म किया जाए। वफाकी हुकूमत कहती है लॉकडाउन नहीं होगा, सूबाई हुकूमत कहती है लॉकडाउन होगा, वो कहते हैं स्मार्ट होगा, ये कहते हैं कुल्ली होगा, वो कहते हैं जुज़वी होगा, ये कहते हैं ये बहुत अजीब व गरीब किस्म के मसाइल हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा बदनज़मी पैदा होती है। प्लस मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, देखें, जब हुकूमत की रिट कमज़ोर होती है ना, तो फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब आप देखें, नमाजों के बारे में रमज़ान में एक बहुत बड़ी कंपेन की शक्ल में जनाब फासला, SOPs हमने करके दिखाया, मस्जिदों में निशानात लगे, लेकिन अजीब लोगों के मनाजिर थे, वो हमको देख करके हंसते थे। किस तरह? बाजार के अंदर तो हम इस तरीके से 4-4 घंटे घूम करके आ रहे हैं, उसी सोराब गोट सदर, उसी जोड़िया बाजार, खारादर, उसी बादराबाद, उन बाजारों में तो हम इस तरह कंधों पे कंधे सवार हम घूम फिर रहे हैं। जैसे ही मस्जिद के अंदर आ जाओ, अब कोई उधर खड़ा हो जाए, कोई उधर खड़ा हो जाए, कोई उधर खड़ा हो जाए। यकीन जाने आखिर में चल कर के ये SOPs मजाक बन जाती हैं, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल और यानी SOP का मेयार ऐसा होना चाहिए कि वो हर जगह पर हो। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, यही मैं कहना चाहता हूँ। हुकूमती रिट दिखनी चाहिए और फिर हमें अवेयरनेस भी पैदा करना चाहिए और आवाम को भी नज़्म व ज़ब्त की तरफ आना चाहिए। अवेयरनेस तो मुफ्ती साहब डॉक्टर्स ने कितनी पैदा की, बेचारे डॉक्टर्स तो बार बार प्रेस को, बल्कि डॉक्टर कैसर सजाज हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम। जी आप बात कंप्लीट करें, फिर मैं जाती हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। जी मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखें, लीडिंग पावर रियासत के पास होती है, लीडिंग पावर हुकूमत के पास होती है, जो हुकूमत के करने के। मसलन मैं अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। हमने आज SOPs के अंदर ये कहा है कि मवेशी मंडी के अंदर हमने आज SOPs के अंदर ये कहा है कि वहाँ पर लोगों का जाओ, दांत जा करके चेक की जाते, उम्रें चेक की जाती हैं। हुकूमत इस बात का इंतजाम लाजमी तौर पे करे कि जो मुकर्ररा जानवरों की उम्रें हैं, आप सवाल कर सकती थी ना, मैंने ये जानवरों की उम्रें क्यों बयान की हैं? जो मुकर्ररा जानवरों की कुर्बानी के जवाज के लिए उम्रें, बस वही जानवर आने चाहिए, लागर, बीमार और उम्रों से कम वाले जानवर आने ही नहीं चाहिए, ताकि खामखा का रशी पैदा ना हो। डॉक्टर साहब की बात से मैं तायद करता हूँ, इत्तफाक करता हूँ, हर वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें हुजूम हो, रश हो, कंजस्टेड हो, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही, ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, मैं कहने जा रही थी, मुफ्ती साहब को बात कंप्लीट करनी थी। डॉक्टर साहब, जितना मैंने आपको टीवी पे देखा, शायद कोई भी डॉक्टर नहीं मैंने देखा होगा, और बार बार आपने आवाम से रिक्वेस्ट की, आपने हुकूमत से रिक्वेस्ट की, आपने एहतजाज रिकॉर्ड किया अपने अंदाज में डॉक्टरों ने, और नो डाउट के फ्रंट लाइन सोल्जर्स है आप लोग। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह फिर समझाया जाए। आपने भी बार बार समझाया, हम भी टीवी पर बार बार समझाते हैं। हुकूमत क्या हम कह सकते हैं कि वफाक और सिंध आमने सामने रहा और अभी तक ये जंग हमें चलती दिखाई देती रही है, लेकिन अवाम भी तो समझने को तैयार नहीं ना डॉक्टर साहब। अब अवाम को एथिक्स,
एथिक्स या मॉरल वैल्यूज कौन सिखाएगा? ये किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी प्रेसिडेंट का, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फर्ज नहीं है। ये हम अपने घर से सीखते हैं, हम खुद सीखते हैं। अब हम मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, तमीज के आपको जुकाम है तो आपने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है, आपने सड़क पे थूकना नहीं है, ये चीजें भी डॉक्टर सिखाएंगे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सिखाएंगे, एंकर पर्सन सिखाएंगे। ये मेरा बड़ा नेचुरल गुस्सा था जो मेरे सवाल में आपने महसूस किया होगा डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। और मैं आपको एक बात बता दूं फिजा, बात सारी ये है कि देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें अपने आप को किसी दूसरे से, तो दूसरे से मुराद ये कि किसी ऐसे ममालिक में जहाँ पर लोग फॉलो करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बात है बहुत कि मैं जब ढाका गया सार्क कॉन्फ्रेंस में, और शायद ये 20 साल पुरानी बात थी, उस वक्त की बात है कि मैं जब उसके रिक्शे में जा रहा था, हम स्टेडियम की तरफ जा रहे थे देखने के लिए कि ढाका स्टेडियम कैसा है, वो देखने जा रहे थे। तो हमने देखा लाइन लगी हुई है, तो हमने कहा यार कि किस तरह से, ये पता चला जी रोटी लेने के लिए लाइन लगाई हुई वहां पे। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि बांग्लादेश हमारे बाद आजाद हुआ, हमसे ही टूट के आजाद हुआ, और वहां पे इतना ज्यादा डिसिप्लिन हुआ। और अभी से हुआ, और हमारे यहाँ लाइन लगाना इतनी बेइज्जती समझी जाती है, और लाइन को तोड़कर अपना काम निकालना बड़ा फख्र महसूस किया जाता है कि देखो हमने कोई लाइन नहीं लगाई और बगैर हमारे सब काम हो गया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सारा ये है फिजा कि हम कानून को की शिकनी करते हैं, जब उसके खिलाफ वर्जी करते हैं तो उस पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं, और जब हम कानून को फॉलो करते हैं तो ये कहलाते हैं कि देखो इस सिग्नल पे खड़ा हुआ, देखो हम तो निकल आए, हम रेड लाइट पे वो निकल के बड़ा फख्र महसूस करते हैं। जो खड़ा है वो बेचारा है, और जो निकला है वो बहुत बड़ी चीज है कोई। एग्जैक्ट, वो बड़ी चीज है। तो जहां पे हमारा ये माशरा हो, लेकिन मैं जुबैर साहब की बात से बिल्कुल टोटली इत्तेफाक करता हूँ कि देखिए हुकूमत को जिन जगहों पर भी, अब इसमें एक मिसाल मैं और देता हूँ कि जो हमारा मुल्क में पाकिस्तान का जो एक ड्राइवर, एक सिर्फ ड्राइवर की मिसाल मैं देता हूँ, यही ड्राइवर कराची एयरपोर्ट पे जब अपने सारा वो सिस्टम करा रहा होता है FIA का और सारी चीजों का, टिकट की और सारी चीजें, बोर्डिंग उसको देखिए, और जब वो लोड हो जाता है, उसी शख्स को वही 4-5 लोग, जो ड्राइवर में जिसको कह रहा हूँ, वो जैसे ही दुबई में उतरता है उसकी डॉक्टर साहब कानून की टेक्निकल मुल्क के अंदर, अगर एक चीज मैं बता दूं कि जिस मुल्क के अंदर जजा और सजा नहीं होगा ना, वहाँ यही सारी प्रॉब्लम होंगे। हमारे मुल्क में जिस दिन जजा और सजा का कानून अमल दरामद हो गया तो सारी बात खत्म हो जाएगी। हर आदमी फिर डरेगा कि जी मैं डॉक्टर साहब यही से बात निकालते हैं, ये सजा मिलेगी। मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद है, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाती। मुफ्ती साहब ये तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कर दी, कहते हैं ना समंदर को आपने कूजे में बंद कर दिया कि जजा और सजा का कॉन्सेप्ट जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे फिर यही होगा। अब इस्लाम से हम शुरू करते हैं। हमारा मुल्क का जो मुतालिब है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम से बेहतर कौन बता सकता है? हमारा तो सजा जजा का इतना गहरा कॉन्सेप्ट है कि हमें मौत के बाद एक दुनिया पर यकीन है कि मौत के बाद एक दुनिया होगी जो कि कभी खत्म नहीं होगी। ये टेम्परेरी, वो परमानेंट होगा। जो अच्छे अमाल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे अमाल करेगा वो जहन्नम में जाएगा। हमारे यहाँ कानून भी है, फिर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं? मुफ्ती साहब, मगरिब कुरान पाक नहीं पढ़ते वो लोग, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन सॉरी टू से, माजरत के साथ कहूंगी, बहुत दुख के साथ कहूंगी, बहुत अफसोस के साथ कहूंगी, डिसिप्लिन वहां पे ज्यादा दिखाई देता है, हालांकि होना यहां पे चाहिए क्योंकि कुरान हमने पढ़ा है। आपने सही कहा। और डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें मसला ये है कि ये जो कोरोना आया है ना, इस कोरोना की वबा की वजह से हम एक इतना बड़ा शानदार, इतना उम्दा, इतना ज़बरदस्त तबलीग इस्लाम का, नशर इशाअत इस्लाम का मौका हमने अपने हाथों से खोया है, जिस पर मेरा दिल दर्द से कुढ़ता है। इतनी ज़बरदस्त एहतियाती तदाबीर कुरान और अहादीस उस्वा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन वबाओं से मुताल्लिक हमें बयान की। अब आप देखिए WHO, चाइना, अमेरिका, इटली क्या कहते हुए आ रहे थे? हाथों को धोएं। इस्लाम दिन में 20-20 मरतबा हाथों के धोने का ये कह रहे हैं डॉक्टर हजरात। चेहरा धोएं, इस्लाम दिन में 15-15 मरतबा चेहरे को धोने का।
ये कह रहे हैं कि जनाब आंखें नाक में बिल्कुल, पानी 5 डालना वक्त हम नमाज 15 पढ़ते हैं मगर मरतबा वजू हमें। करें 5 बार जी। अच्छा, 5 मरतबा नमाज जी, और बिल्कुल, हर बिल्कुल। वजू के अंदर हमें आज़ा को 3 मरतबा धोना है। अच्छा, फिर 3 आप बार, आइए बिल्कुल। डिसिप्लिन, जी, नमाज के बिल्कुल। अंदर डिसिप्लिन, हज के अंदर डिसिप्लिन, इसी तरह रोज़ा ये डिसिप्लिन। हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हमें दस्तूर हयात दीन इस्लाम कुरान और हदीस की शक्ल के अंदर दिया गया, हम तो आज अलमबरदार हो जाने चाहिए थे, खड़े हो जाते और हम दुनिया को कहते तुम आज बॉर्डर सील कर रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की रिवायत में हज़रत साद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के अंदर 1400 साल पहले मरतबा फरमा दिया था कि ऐसे मौके पर जहां वबा आए आना जाना बंद कर दो। आज अक़वाम मुत्तहिदा ये बातें कह रही है। आज कहा जा रहा है कि तुम सोशल डिस्टेंस रखो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मुआज़ को फरमा रहे हैं ताउन की बीमारी आई है, लोगों को कहो पहाड़ों के अंदर चले जाओ, सोशल डिस्टेंस, लोगों के दरमियान में फासला। फिर आप अंदाज़ा लगाइए सफाई सुथराई, हत्ता के इतनी गहरी और बारीक तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। घर के अंदर जो तुम्हारे बर्तन है रात को सोने से पहले उनको ढक करके सोया करो, और अगर ढकने की कोई चीज़ नहीं है तो बर्तनों को उल्टा करके तुम सोया करो। घर के आंगनों को साफ रखो, यहूद और नसारा की तरह ना हो जाओ। उस जमाने के अंदर वो कचरा बाहर को दरवाजे के बाहर रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया घर के बाहर के हिस्से को भी साफ रखो, आंगन को साफ रखो, बातिन की सफाई रखो, जाहिर की सफाई रखो, कपड़ों की सफाई रखो, नज्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन। अफसोस की बात यह सोना बनाने का नुस्खा है, मगर भूख से हम मरते चले जा रहे हैं। सोना बनाने का नुस्खा हाथ में है, मगर आटे और दाल का बहरान है और खाने पीने को मुयस्सर कुछ नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुफ्ती साहब ने काफ़ी गहराई में इस टॉपिक पे बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानवरों से भी क्या कोरोना फैलने का खदशा होता है? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं। नहीं जी, बात सारी ये है कि बेसिकली ये बीमारी जानवर से ही इंसान में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो जो चाइना के अंदर ये जानवर था वो दूसरे जानवर थे जिससे कि ये हुआ, और ये हमारा जो कुर्बानी के जानवर है इसमें लेकिन चांसेस हो सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जब वहां पे नहीं होगी तो वहां से फैलेगा जी। तो ये कि आप उसके साथ जरूर आप रखें, लेकिन डिस्टेंस उसके साथ भी रखें, और ये तमाम चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये जिस तरह से पहले कुर्बानी की थी उस तरह से नहीं होनी चाहिए। गलियों में बच्चों को खासकर उन जगहों पे नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने एक शॉर्ट बात की थी कि हुजूम से बचना है, और देखिए ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, जैसे कि मुफ्ती साहब कह रहे थे, हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है डिसिप्लिन होने का, और यही वक्त है कि हम सफाई सुथराई को मेंटेन कर लें। हम आपस में जितनी भी बीमारियां हैं उससे महफूज हो जाएंगे। सिर्फ कोरोना से नहीं, अगर हम खाने से पहले हाथ धो लेंगे, जिसका सब कुछ इस्लाम में बयान किया गया है और साइंस भी यही कहती है, तो मैं समझता हूँ अभी ये वक्त है कि कोरोना के बहाने अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है कि अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बना लो, जो कि कहा जाता है इसको अपना लो और सफाई सुथराई को अपना लो, तो फिर आप समझ लें कि कितनी बीमारियों से हम बच जाएंगे। बहुत सारी और हमारे जो ये खराब गंदगी से जो हमारे बेतहाशा बच्चे मर जाते हैं डायरिया वॉमिटिंग के बाद, ये तमाम चीजें कम हो जाएंगी। और उसमें फिर वही बात है कि कोई हुक्मरान अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो कहते हैं ना कि कोई छोटा नुकसान हो जाए तो अक्सर ये हमारे बड़े कहते हैं कि ये बड़े नुकसान से बेहतर है, बड़ा नुकसान होने से आपको बचा लेता है, ये आपको कुछ सिखा जाता है। अभी तो कोरोना आया, आगे जाके पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां मजीद आ जाए, कौन कौन से मजीद वायरस आ जाए 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। हो सकता है कोरोना इतनी ट्रेनिंग कर जाए बचने वालों के लिए जो बच जाए इस वायरस से। बिल्कुल, हमें जो है बहुत ही इस बीमारी से हमें बहुत ट्रेंड हो जाना चाहिए। और देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो शायद मैं फिर कहता हूँ माजरत के साथ कि हम सही नहीं होंगे, हमारा रवैया ऐसे ही रहेगा, लेकिन हुक्मरान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह से दूसरे ममालिक में हुआ कि सख्त किस्म की सजाएं देनी होंगी, तब जाके लोग जब डरेंगे तो SOPs को फॉलो भी करेंगे, और जब फॉलो करेंगे तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, नंबर ऑफ डेथ भी कम होंगी, अमवात भी कम होंगी। तो मेरे ख्याल में हमें करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों ने ये बात दुरुस्त है कि जिन लोगों ने ठीक है जी। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, मुफ्ती जुबैर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ एक मेहमान मौजूद होंगे। ऑपोजिशन ने दावे करी जी हुकूमत को माइनस कर दिया जाएगा, हुकूमत
कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन हकीकत क्या है कि जी कुछ अरकान जो अपोजिशन के हुकूमती वज़रा से पार्टी क़यादत की इजाज़त के बगैर छुप छुपा के मुलाकातें कर रहे हैं। क्या है मामला? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। मुल्क की सियासत में हम देख रहे हैं जी एक बार फिर -1 की बाज़गश सुनाई दे रही है, क्योंकि अपोजिशन कहती है कि मसला तहरीक इंसाफ से नहीं, इमरान खान साहब से है। इमरान खान के अलावा कोई भी काबिल आदमी ले आए, उनको एतराज़ नहीं होगा। मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा भी किया जा रहा है। अपोजिशन दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन अमली तौर पर कोई खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं कर पा रही है। और मौजूदा सूरत हाल को देख कर यह अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो गया कि अगर -1 हुआ भी तो किस तरफ से होगा, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है, और बगैर पार्टी क़यादत की इजाज़त के, यानी पार्टी क़यादत की इजाज़त के बगैर मुलाकात की। ये जो मुलाकात करने वाले 6 अरकान मौजूद थे, उनका मैं आपको ज़रा तारुफ करवा दूँ कि नून लीग के मियाँ जलील साहब हैं, चौधरी अशरफ अली अंसारी हैं, निशात अहमद दाहा हैं, गयासुद्दीन हैं, अज़हर अब्बास और मोहम्मद फैसल खान न्याज़ीन में शामिल हैं। और पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली गजनफर अली, उन्होंने भी वज़ीर आला से मुलाकात की है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑपोजिशन जो हुकूमत को माइनस करने के काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि दावे कर रही है, उनके अपने अरकान हुकूमती वज़रा से पार्टी क़यादत की इजाज़त के बगैर आखिर मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? फिर माइनस कौन हो रहा है? और इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। जो मुलाकातें की जा रही हैं छुप छुपा के, ये मुलाकातें क्यों की जा रही हैं, और पार्टी क़यादत से इजाज़त लिए बगैर आखिर क्यों की जा रही हैं? इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ जलील अहमद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और मियाँ साहब भी उन मुलाकात करने वाले 6 लोगों में शामिल थे। मियाँ जलील साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला सवाल तो मैं भी, नाजरीन भी, सभी ये जानना चाहेंगे मियाँ जलील साहब कि आखिर क्या वजह हुई, क्यों वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने की आपको ज़रूरत पेश आई? जी, गुज़ारिश ये है कि जो मेरा चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाना, मुलाकात करना, वो बतौर ख़ास एक इशू के लिए था। मैंने असम्बली के अंदर भी ये पॉइंट उठाया कि एक बदबख्त आदमी ने सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की, उसकी गिरफ्त होनी चाहिए। और फिर मेरी तजवीज़ थी हाउस के अंदर भी कि एक गवर्नमेंट एक ऐसा अदारा बनाए कि शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान सहाबा, शान अहले बैत, इसके ऊपर कोई भी नाज़ेबा अल्फाज बोलता है, तहरीर लिखता है, तो वो अदारा ऑटोमेटिक एक्शन में आ जाए और उसका बंदोबस्त करे। तो फिर मुझे ख्याल था कि बतौर ख़ास चीफ मिनिस्टर साहब को मिल के वज़ीर कानून साहब को भी हम मिले, उनको भी ये मुतालबा पेश किया। तो मुझे था कि चीफ मिनिस्टर साहब की बतौर ख़ास तवज्जो दिलाई जाए, तो उन्होंने मेहरबानी की, टाइम दे दिया। और उस मौके के ऊपर जब मैं पहुंचा हूं तो वहाँ कुछ और MP हजरात भी थे जिनका अपने तौर के ऊपर टाइम था। तो मैंने तो सबके सामने ये बात चीफ मिनिस्टर साहब से की, और उनकी मेहरबानी, उन्होंने फ़ौरन ये बात को समझा भी, इसको वक्त की ज़रूरत समझा, और फिर होम सेक्रेटरी साहब को मैसेज भेजा कि वो फ़ौरन पहुँचे और इस बात को समझें। तो मैंने तहरीरी तौर पे भी पेश किया। तो फिर होम सेक्रेटरी साहब से मेरी उन्होंने मीटिंग करा दी। तो मैंने उनको गुजारिश की कि जनाब ये गवर्नमेंट एक ऐसा अदारा बना दे वजारत मजहबी अमूर के मतहत, जो कोई भी तहरीरी तौर पे, तकरीरी तौर पे, अशारे कनाए में या फेसबुक पे जो सहाबा की शान में गुस्ताही करे, अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताही करे, आका दो जहां सल्लल्लाहु के बारे में कोई ऐसे नाजेबा अल्फाज कहे, तो बजाय लोग जुलूस निकालने सड़कों पे आए और फिर हुकूमत मतवज्जे हो, तो वो अदारा ऑटोमेटिक एक्शन करे। सही सही, ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा मियाँ जलील साहब, आपने वजह बता दी मुलाकात की। अभी जो इतराज़ किया जा रहा है कि पार्टी से इजाज़त नहीं ली गई, तो क्या पार्टी से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी था? क्यों ज़रूरी समझा जा रहा है? नहीं, ये देखिए, ये एक में रिवाज बन गया है। जब हुकूमत कोई भी वजूद में आ जाती है तो वो हुकूमत है और हम शहरी हैं। तो भला हमने नहीं वोट दिया बुज़दार साहब को, हमारी पार्टी ने नहीं वोट दिया इमरान खान साहब को, लेकिन अब ये हकीकत है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, और यह हकीकत है कि उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आज़म तो वो सबके ही हैं, बिल्कुल पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म। अगर कोई जी हाँ, तो कोई भी मसला मसाइल है तो हमने उन्हीं से बात करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये अंदाज़ हर एक को अख्तियार करना चाहिए मेल मुलाकात का और बात करने का, ताकि
मुल्क की खिदमत हम मिलजुल के कर सकें और कोई खींचातानी ना हो। ठीक है। खींचातानी से मुझे याद आया कि इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद जो छुप छुपा के मुलाकातें करते हैं या पार्टी की आदत की इजाज़त नहीं लेते, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती पार्टी की जानिब से। अगर आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई होती है इन एनी केस, तो आपका फिर रिस्पॉन्स क्या होगा, रद्द अमल क्या होगा? नहीं, कार्रवाई इस पे हो नहीं सकती ना। वो देखिए, गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर अगर कोई हमारे मेंबर जज्बाती बात करते हैं, जब मेरे से पूछेंगे, चले गलत फहमी की बुनियाद पर अगर कह दें कि कार्रवाई हो, फिर था वो एक जी हाँ, इसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं अपनी पार्टी से इजाज़त लेता। और चीफ मिनिस्टर को मिलना कोई मना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को मिलना कोई मना नहीं है। किसी पार्टी का दस्तूर और कानून नहीं कहता कि आप नहीं मिल सकते। इंडिविजुअल कुछ चीज़ें होती हैं जो हर एक का हक है और सबको खुले दिल से मामला चलाने चाहिए। अच्छा मियां साहब, ठीक है, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ कि ठीक है, आप मामला क्लियर कर सकते हैं कि आप इस इशू पे बात करने के लिए गए थे, लेकिन निशात डाहा साहब को तो आप जानते ही होंगे, वो भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे और भी 5-6 लोग हैं जिनका मैंने नाम भी लिया था भी। तो निशात डाहा साहब तो पहले भी बहुत गुफ्तगू करते रहे, खुल के पार्टी के खिलाफ बोलते रहे कि उनको जो भी मसले थे, मसाइल थे, गिले शिकवे थे, टीवी चैनल्स पे आके भी बात करते रहे, हमारे प्रोग्राम में भी आए थे एक बार। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती पार्टी की जानिब से? जी, वो तो डाहा साहब बेहतर जानते हैं या पार्टी की क़यादत बेहतर जानती है। डाहा साहब का मौक़िफ़ अपना एक मौक़िफ़ है और उनके मसाइल उसको डाहा साहब ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं कम अज़ कम डाहा साहब के मौक़िफ़ के साथ मुतफिक नहीं हूँ। अच्छा, यानी मियां साहब आपकी बात से मुझे जो समझ आ रही है, शायद नाजरीन भी अब सोच रहे होंगे कि यानी आप जो जितने लोगों ने भी मुलाकात की वज़ीर आला पंजाब से, आप सबको नहीं मालूम था कि आपको नहीं मालूम था कि आपके अलावा कौन मुलाकात कर रहा है, बाकी जो लीगी रानों में उनको भी मालूम नहीं था कि उनके अलावा कौन कौन मुलाकात करे, सब अपने अपने मसाइल डिस्कस करने गए, इंडिविजुअल मसाइल थे सबके? बिल्कुल, सबके अपने अपने मसाइल थे। जैसे कि मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब का मुझे पता है कि वो एक पुलिस के साथ एक उधर उनके ज़िले में एक नाजेबा सूरत हाल पैदा हुई। ठीक है, कई दफ़ा मेरे से भी गिला किया कि देखिए अगर DPO ऐसे गलत ट्रीट करता है किसी मामले में तो हम चीफ मिनिस्टर को मिल के बताएँ। तो मैंने कहा बिल्कुल बताना चाहिए, आप टाइम लें। तो बहरहाल उन्होंने एक अपने हिसाब से टाइम लिया हुआ था। तो फिर मियां साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही, फिर एक ज़हन में सवाल आता है कि फिर सबको मुलाकात का एक ही टाइम दे देना या फिर इस तरह का एक तासुर देना कि तमाम लोग जो मुलाकात करने आए तो उसका एजेंडा शायद इस तरह का था कि जो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, एक तासुर ये गया मुलाकात से, आप भी अग्री करेंगे? नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ में शामिल इनमें से कोई भी नहीं होना चाहता, सब पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन जो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार सब शरीफ आदमी हैं और ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कि उनके साथ पूरा कोऑपरेट करे। और हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उन्हें भी चाहिए कि उस्मान बुज़दार साहब को कामयाब करने की कोशिश करें, चूँकि वो बड़े मोहब्बत वाले, बड़े मुस्बत सोच के आदमी हैं। तो भला अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है मरकज़ में भी, सूबे में भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनकी टांगें खींचनी है, उनके खिलाफ ही बात करनी है। अच्छा एक मिनट मियां साहब, यानी आपकी बात से 2 सवाल मेरे जहन में आते हैं, नाजरीन के जहन में भी आ रहे होंगे कि आपने कहा कि एक तो पार्टी वालों को उनको पसंद करना चाहिए, उनको काम करने का मौका देना चाहिए, दूसरा आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी उनको काम करने दें, यानी आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी वाकई उनको काम करने नहीं दे रही, जिस तरह की बातें की जाती बिल्कुल सच है। साथ अपने को शरीफ आदमी है, मतलब आपकी बात से जो मुझे समझ फीलिंग है यानी शरीफ आदमी को तंग किया जा रहा है, आपको ये लगता है? अहकामात के ऊपर आगे एक्शन है। नहीं, देखें, जैसे कोरोना वायरस के ऊपर जो प्रॉब्लम था, तो क्यों हॉस्पिटल्स मैनेज नहीं हुए, क्यों इतनी देर लगी कि कोरोना के मरीजों को सही, या उस्मान बुज़दार ने खुद तो जाना नहीं था, डॉक्टर्स मौजूद हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद हैं, सारा सिस्टम मौजूद है, तो वहाँ इमरान खान साहब ने खुद तो नहीं जाना, वहाँ उस्मान बुज़दार ने खुद तो नहीं जाना। वो तो हमारा एक सियासी कल्चर है कि हम हुक्मरान को ही कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या ये ब्यूरोक्रेसी तनख्वाह किस बात की ले रही है, सेक्रेटरी हेल्थ तनख्वाह किस बात के ले रहे हैं, MS हॉस्पिटल की तनख्वाह किस बात के ले रहे हैं? क्या उनका काम नहीं है कि पेशेंट आए तो फ़ौरन समझें, उनको मैनेज करें और फिर चीफ गवर्नमेंट को बताएंगे हमें ये चीज़ दें, ये चीज़ दें। अगर गवर्नमेंट उन्हें वो चीज़ें ना प्रोवाइड करे, फिर तो वो कहें कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही। तो ये हमारे पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर स्टाइल है। स्कूलों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर उन्होंने मुंह देखना है जी चीफ मिनिस्टर क्या कहेंगे। भाई आप सेक्रेटरी एजुकेशन हो, आप सेक्रेटरी हेल्थ हो, आप सेक्रेटरी फाइनेंस हो, आप सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हो, आपने किस लिए कंपटीशन के इम्तिहान दिए?
आपने किस लिए इतनी इतनी तनख्वाहें आप ले रहे हैं? तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये अच्छा, जैसे कि आपने मियां साहब, जैसे कि आपने बड़ी खुल के उनकी तारीफ की और आपने उस्मान बुज़दार साहब को शरीफ भी बोला कि बहुत शरीफ है। जब वज़ीर आला पंजाब इतने शरीफ इंसान है, तो जिन लोगों को उनसे इख्तिलाफ है या जो उनके खिलाफ है, फिर वो क्यों है? जी वो खिलाफ इसलिए है कि वो आपकी पार्टी की आदत की, अगर मैं खासतौर पे बात करूं, आपकी पार्टी की आदत उनके खिलाफ क्यों है, ये जरा बताएं। थप्पड़ नहीं मारते? नहीं, देखें वो सियासी अच्छा पार्टियों यानी आप अपनी पार्टी की आदत के हवाले से जवाब दे रहे हैं कि वो डंडा पकड़ के इसको थप्पड़ नहीं मारते इसलिए खिलाफ? जी जो तौसर यही है ना कि वो डंडे से काम नहीं करवा रहे। तो अब उस्मान बुज़दार तो किसी को रोकता नहीं है कि हेल्थ सर्विस मत दो, एजुकेशन निज़ाम ठीक मत करो। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के, उन्हें ऑप्शंस बना के गवर्नमेंट को देना चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूवल लें और पब्लिक को फैसिलिटेट करें। और जितना भी अपोजिशन है या हुकूमत है, उन्हें मुस्बत कामों के अंदर मिलजुल के मियां साहब मैं अभी भी नहीं समझ पाई जो मेरे सवाल का जवाब है, जरा क्लियरली बताइएगा। मैं थोड़ी कंफ्यूजन में मुतमईन नहीं आपके जवाब से। आपकी जो पार्टी की आदत है वो इतनी खिलाफ क्यों है उस्मान बुज़दार साहब के? सिर्फ एक ही रीजन है जवाब दे रहे हैं कि जी डंडा पकड़ के बात नहीं करते वो। नहीं देखें, पार्टी की आदत के साथ आपको ये पता है कि मैं फ्रंट लाइन कोई मेन लीडर नहीं हूँ। मेरा अपने ज़िले की हद तक एक मामला है और फिर हमारी ज़्यादा जो पहचान है वो मजहबी है। आला हज़रत शेर रब्बानी की वजह से एक लोग मोहब्बत करते हैं। तो मेरा कोई पार्टी की मेन मीटिंगों में कभी बैठना इतना हुआ नहीं है। हाँ, हम जो चीज़ देखते हैं उसमें किसी वक्त हमें अपनी पार्टी के फैसलों के ऊपर भी महसूस होता है कि इतने हार्ड स्टेप नहीं लेने चाहिए। जहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब का मामला है, मेरी 2-3 मुलाकातें बड़ी क्लोज उनके साथ हुई हैं, तो मैंने तो उन्हें बड़ा मुस्बत पाया है। और शरीफ आदमी है, मुस्बत आदमी है, काम करने वाले आदमी है, किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो अब जो मशीनरी है, काम तो मशीनरी का है कि वो उनको फैसिलिटेट करे, उनसे काम ले और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है जी। अच्छा, आपकी पार्टी के हवाले से ज़रा मुझे बताएं कि मियां साहब क्या मुस्लिम लीग नून में कोई धड़ेबंदी भी हो चुकी है या मखसूस अफराद की सिर्फ बात सुनी जाती है? नहीं, ऐसी कोई धड़ेबंदी नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तमाम जो मेंबरान हैं वो अभी तक यकजा हैं। हाँ, डाहा साहब या कई ऐसे हमारे साथी हैं जिनको किसी न किसी वजह से कुछ नाराज़गी है, गुस्सा है, लेकिन अदरवाइज़ कोई धड़ेबंदी नहीं है। पूरी मुस्लिम लीग नून एक जगह पे है। और जैसे मरियम साहबा और मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि इख्तलाफात हैं, हमें तो कोई इख्तलाफात किसी मीटिंग के अंदर नज़र नहीं आए। कोई ऐसी बात हमें तौसर नहीं मिला कि कोई इख्तलाफात हैं। सबका एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट का रिश्ता है और एक प्लेटफार्म के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक से गेम के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई इस गेम पर और उससे किसी को क्या नुकसान हुआ या पाबंदी लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। मेरे साथ मौजूद होंगे एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। एक इंतहाई अहम इशू पर मैं बात करने जा रही हूं। तमाम नाजरीन इस इशू के बारे में मजीद जानना चाह रहे हैं। जी, दुनिया भर में मकबूलियत पाने वाला जो गेम है पबजी, जो पाकिस्तान में कई बच्चों की, नौजवानों की जान ले चुका है, उस पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन इस पाबंदी से प्रोफेशनल जो ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं वो ये कहते हैं कि उनका मुस्तकबिल ख़तरे में चला गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो गेम है ये किसी को खुदकुशी पे उकसा देता था तो फिर पाबंदी ही इसका हल था और पाबंदी ही लगनी चाहिए थी। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे पबजी के प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं मोहम्मद शानील, और हमारे साथ एक माहिर नफ्सियात भी मौजूद होंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, पैमान मलिक साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी। पैमान, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पैमान, मैं आपकी तरफ बाद में आती हूँ। पहले मैं मोहम्मद शानील की तरफ जाना चाहती हूँ जो कि प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। शानील, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप जैसे तमाम जो लोग हैं जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं इस गेम के, आप लोगों को लगता है कि आपका मुस्तकबिल खतरे में डल जाएगा, पड़ जाएगा और पड़ चुका है इस पर पाबंदी लगने के बाद। लेकिन अगर ये नौजवानों को खुदकुशी पर उकसाती है गेम तो पाबंदी ही इसका हल था।
देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जितने भी लोग सुन रहे हैं, और उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी गेम होती है या किसी भी इस तरह की गेम या कोई भी ऐसी वीडियो जो ग्राफिक जिसमें वायलेंस होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको वो काम करने पे मजबूर कर दे। अगर हम बात करें इस तरह की तो सबसे ज्यादा जो है वो वायलेंस दिखाया जाता है हमारी अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में, जिसमें जो है वो अभी मैं सुबह जो है वो एक ड्रामे की एक कह लें कि वो एक मेरे सामने एक चल रही थी एपिसोड, उसमें वो गर्दन जो है वो उसके ऊपर दबोच के बैठा हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको घर में जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो गेम्स जो होती हैं बेसिकली आपको सर्वाइवल सिखाती हैं, और इसके अंदर डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं जिनको आप यूज करते हैं, आप सीखते हैं वहाँ से, और फिर उनको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें उस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अब ये नहीं होता कि एक गेम अगर आपने खेली है तो अब जो है ना वो गन उठा के बंदे मारना शुरू कर देंगे। तो अगर इस तरह का सीन होता, अगर वाकई गेम खेलने से एक गेम को अकेले कि आप अपने पास डाउनलोड करते हैं उसको खेलते हैं तो आप बंदों को बाकी मारना शुरू कर देंगे, तो मुझे सिर्फ इतना जवाब दें कि ISPR ने जो गेम लॉन्च की थी, जो अभी आप सर्च कर सकते हैं द ग्लोरियस रिसॉल्व के नाम से, उसमें क्या होता है, आपको गन्स उठानी होती है, आपको अपने एनिमीज ढूंढने होते हैं, उनको टारगेट करना होता है। अगर वाकई गेम खेलने से जो है वो इस तरह के बड़े बड़े इश्यूज हो सकते हैं, तो ISPR जो हमारी अपनी आर्मी है उसने एक ग्लोरियस रिसॉल्व क्यों जो है वो अपलोड की और क्यों बनाई? लेकिन उसकी इतनी शिकायत तो नहीं ना आई होंगी कि लोगों ने कहा कि पाबंदी लगा दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। लोगों ने खुदकुशियां जो की हैं वो तो PUBG गेम पर की ना, जो ऑन रिकॉर्ड चीजें आई। चले मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं आपकी बात सुनती हूँ। देखिए आप आर्गुमेंट से बात करें। पैमान, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आप माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने शानिल की गुफ्तगू भी सुनी, ठीक है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, हमने तमाम लोगों का मौक़िफ़ पहुँचाना होता है नाज़रीन तक। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? यानी एक गेम खेलने के बाद किसी को आप इतना मजबूर कर दें कि वो खुदकुशी करने पर चला जाए। आप बताएं कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या हो जाती है, उसका जहन यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है उस गेम को खेलने के बाद, और इस पर आप क्या राय रखती हैं? अस्सलामुअलैकुम। देखिए, जो PUBG की बात कर रहे हैं और PUBG का अगर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट, तो PUBG जो है वो बैटल है, एक जंग है, और उसमें जंग में होता ये है कि लोगों को मार रहे होते हैं और मार के आप रिवॉर्ड ले रहे होते हैं, तो उसमें एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन भी मिल रही होती है कि हाँ भाई हम जीत गए हैं। और अगर हम हार जाए और फेल हो जाए किसी भी लेवल में तो एक डिप्रेसिंग स्टेट में आ जाते हैं, फीलिंग ऑफ फेलियर आ जाता है और फिर सैडनेस बढ़ जाती है। अब ये किन चीज़ों में प्रिवेल करता है, इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंडेमिक का सिचुएशन है और पेंडेमिक में बच्चों के पास और कोई एक्टिविटी नहीं है, मोबाइल का एक्सेस बहुत इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट का एक्सेस बहुत इजीली अवेलेबल है, और 24 घंटे जो है अब देखा जाए बच्चों का ज़्यादातर टाइम जो है मोबाइल के सामने गुजर रहा है। तो उनकी एडिक्शन जो है टुवर्ड्स गेम और उनका इंटरेस्ट लेवल टुवर्ड्स गेम और उनके मूड स्विंग्स जो है वो सब कुछ रिलेट हो रहे हैं उस गेम से। तो रिजेक्शन के बाद देयर आर चांसेस कि उसने अगर सुसाइड कमिट की हो तो ये प्रोबेबली एक चांस है कि सेंस ऑफ रिजेक्शन इतनी स्ट्रांग हो गई हो कि वो मुसलसल शायद हार रहा हो गेम और उसने कमिट कर दिया डिप्रेशन में आकर। हाँ, तो यहाँ पे जो चीज मुझे लगता है कि ना ज़हन के ऊपर बराह रास्त असर होता है उस गेम का। एग्जैक्टली, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं बच्चे। और यहाँ पे जो मुझे चीज जो लैक होती हुई नजर आती है वो लैक ऑफ अवेयरनेस। और ऐसे हार्मोन्स भी तो होते हैं जो हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं पैमान। बिल्कुल 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 ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो मूड को कंट्रोल करते हैं। उनकी सिक्रेशन अगर ज्यादा होना शुरू हो जाए किसी तरह से या कम हो जाए तो बड़ा आपके ज़हन पर, आपकी नफ्सियात पे असर होगा, शदीद असर होगा, शदीद रद्द अमल आएगा और शिद्दत पसंदी भी इसी वजह से आ जाती है आपके रिएक्शन में। तो यही बहुत सारे रीजंस हैं, इसीलिए कहते हैं कि एवरीथिंग हैज टू बी इन मॉडरेशन, दीज थिंग्स आर नॉट बाय देमसेल्फ इविल, कि मॉडरेशन हो, अवेयरनेस हो और चीजों को डील करना है। अगर आप गैजेट दे रहे हैं किसी बच्चे को तो उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी तो बात करें। गेम अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो पेरेंट्स को चाहिए उसके गेम के बारे में भी पता करें कि गेम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वायलेंस प्रोवोक कर रहा है। ठीक है जी। मोहम्मद शानिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने पैमान की गुफ्तगू भी सुनी जो कि माहिर नफ्सियात है। अब आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपका ये कहना है कि बैटल है, लड़ाई है, लेकिन इस गेम से आप सीखते हैं कि कैसे आपने अपना सर्वाइवल मुमकिन बनाना है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। आप अभी भी अपने मौके पर कायम है कि आपको लगता है कि जो खुदकुशी की तरफ चला गया वो पता नहीं ऐसे चला गया, लेकिन आपने उससे अपना सर्वाइवल ढूंढ लिया कि आप मजीद स्ट्रॉन्ग हो गए। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। सबसे पहले पैमान मलिक साहिबा ने बात की कि बच्चे जो है वो जब गेम हार जाते हैं तो शायद उस गेम के हारने की वजह से जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से पैमान मलिक साहिबा आप न्यूज नहीं सुनती, न्यूज में ये क्लियरली बताया गया है कि उन बच्चों ने खुदकुशी इस वजह से की कि उनके पेरेंट्स ने उनको मना किया
अब पेरेंट्स ने उनको पहली बार मना किया होगा तो ये नहीं, ऐसे नहीं होता कि एक बच्चा खेल रहा है तो उसके पेरेंट ने उसे मना किया कि बच्चे आप गेम नहीं खेलो, बच्चे ने कहा बस मामा आज मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। डेफिनेटली पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर उनके ऊपर पहले से ही बहुत एक मिनट शानिल, मैं आपकी बात काट रही हूँ, पेरेंट्स तो और भी बहुत कामों से मना करते तो क्या बच्चे उन कामों को रोकने के बाद खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं? बिल्कुल वही बात है ना, गेम खेलने से रोका दिया तो बच्चों ने कहा हम डायरेक्ट खुदकुशी कर लेंगे, और तमाम जो लोग हैं उनका ताल्लुक मतलब इसी चीज से था कि वो तमाम ये गेम खेल रहे थे। जी दोबारा रिपीट करें सवाल आप मुझे समझ। जी मोहम्मद शानिल, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इसी के साथ। जी 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 ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।